स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एक्सप्रेस में, जिसमें हम आज महाराष्ट्र बोर्ड न्यूज़ सिलेबस स्टैंडर्ड 12th हिंदी युवक भारती चैप्टर 9 का स्वाध्याय सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्वाध्याय सॉल्व करने से पहले मैं चाहती हूँ कि जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर दें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपना चैप्टर 9 चुनिंदा शेर की एक्सरसाइज सॉल्व करने की तरफ। पार्ट 9 है चुनिंदा शेर, जिसके राइटर है कैलाश सेंगर। आगे हम चलते हैं स्वाध्याय की तरफ। आकलन। परिंदों को यह शिकायत है। परिंदों को क्या शिकायत है, हमें ये लिखना है कि वो क्या शिकायत कर रहे हैं। तो परिंदे जो हैं वो शिकायत कर रहे हैं ईश्वर से। ईश्वर कभी तो उनकी प्रार्थना सुनेगा, कभी तो उनकी सुनेगा, उनकी प्रेयर्स को सुनेगा, क्योंकि उनको जो दाने भी खाने के लिए मिल रहे हैं, जो इंसान दाने डालता है वो भी भुने हुए हैं। इसीलिए परिंदे जो हैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, वो उनसे प्रे कर रहे हैं ताकि कभी तो वो उनकी सुन ले। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी के प्रति उत्तरदायित्व। नदी के प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है। क्या है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें क्या करना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए, उसको साफ़ रखना चाहिए, उसको क्लीन रखना चाहिए, उसमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। आगे है परिणाम लिखिए। पानी सर से गुजर जाएगा तो, पानी सर से गुजर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो सीने में भी आग लगाएगा। कभी ज़िंदगी के सवालों में खो गए। इसके आगे उसका आंसर क्या है, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। आगे है शब्द संपदा। शब्द संपदा में हमें 4 उर्दू शब्द और उनकी हिंदी अर्थ बताने हैं। ख्वाब, ख्वाब क्या होता है, सपना, ड्रीम। हुनर यानी योग्यता है, आपकी एबिलिटी क्या है, आपका टैलेंट क्या है। परिंदा, पक्षी, इनकलाब यानी रेवोल्यूशन। इसके अलावा भी कई उर्दू के शब्द आए हैं, वो आप और दूसरे भी लिख सकते हैं, यह आपकी इच्छा के अनुसार है, इट्स योर चॉइस। अब आगे हम बढ़ते हैं अभिव्यक्ति पर्सनल रिस्पॉन्स की तरफ। तो आकाश के तारे तोड़ लाना, इस मुहावरे को हमें स्पष्ट करना है कि आकाश के तारे तोड़ लाने का मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आकाश के तारे तोड़ लाना मतलब क्या है, ये इसका मतलब है, इसकी मीनिंग है कि कोई भी असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाना। मतलब जो इम्पॉसिबल है वो भी हम अपनी मेहनत, अपने हार्ड वर्क से क्या करते हैं, उसको भी पॉसिबल बना देते हैं। अपनी हार्ड वर्क, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी डिवोशन से उस हार्ड वर्क को हम क्या करते हैं, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देते हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है, ऐसा कोई भी वर्क नहीं है, आप सोचिए, कि जिसे हम मनुष्य नहीं कर सकता, हम सब कुछ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर हम हार्ड वर्क करें और हार्ड वर्क के साथ साथ अगर उसमें हमारा डिवोशन हो, तो कोई भी कार्य, कोई भी वर्क इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल वर्ड आप अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए, क्योंकि आप अपने हार्ड वर्क और डिवोशन से हर काम को पॉसिबल बना सकते हैं। जिस तरह रात के अंधेरे में जुगनू होता है ना, जुगनू, लाइटनिंग बग जिसे कहते हैं, लाइटनिंग बग, लाइट जलती है, फायर फ्लाई भी कहते हैं हम। वो क्या करता है, रात के घने अंधेरे में उसका जो एक थोड़ी सी भी लाइट क्या देती है, हमें प्रकाश देती है। हम उसको, उससे लाइटनिंग से हमको उजाला मिलता है ना, तो वो एक आशा की किरण है, उसमें भी एक आशा की किरण छिपी हुई है, उसमें भी एक होप है कि हमें उस होप को नहीं छोड़ना है। हमें ये सोचना है कि ये एक होप है जो हमें सुबह का उजाला भी दिखाएगी हमारे सामने। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं, ये हमें होप देता है। अतः हमें क्या करना चाहिए, अपनी मेहनत और अपनी लगन से कोई भी कार्य को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, उसमें हमें पूरे डिवोशन के साथ हार्ड वर्क करना चाहिए, ईमानदारी से हर कार्य करना चाहिए, जिससे क्या होगा, कोई भी कार्य संभव हो जाएगा। जब कोई साधारण बालक यानी कॉमन बालक जो होता है, जो एवरेज पढ़ने लिखने वाला है, वो ऐसा नहीं है कि वो हर क्लास में फर्स्ट ही आए, एवरेज पढ़ता लिखता है, लेकिन जब कभी वो क्या होता है, कोई उच्च पद पर आसीन हो जाता है, आगे चलकर पढ़ लिख कर वो अपलिफ्ट हो जाए, अच्छे पद पर, ऊंचे पद पर आसीन हो जाए, जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये इतने बड़े पद पर आसीन हो सकता है, इसको इतना ऊंचा पद पढ़ लिख कर प्राप्त कर सकता है। तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि उसने आसमान से तारे तोड़ लिए, इम्पॉसिबल कार्य को भी पॉसिबल कर दिया। क्योंकि वैसे तो वो एक एवरेज स्टूडेंट था, एवरेज ही पढ़ता था, कोई सोच ही नहीं रहा था कि ये ऐसा कर सकता है। तो जब वो उच्च पद पा लेता है अपने कठिन परिश्रम और मेहनत से, तो उसी के लिए हम
ऐसा यूज़ कर सकते हैं कि वह आसमान से तारे तोड़ लाया। आगे बढ़ते हैं हम। क्रांति कभी भी अपने आप नहीं आती, वह लाई जाती है। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो क्रांति का मतलब क्या होता है? क्रांति का मतलब है बदलाव लाना, परिवर्तन लाना, चेंजेस लाना, रेवोल्यूशन। तो यह परिवर्तन किसी भी चीज़ में हो सकता है, जैसे एक डिसऑर्गेनाइजेशन है, पावर है, सत्ता, पावर, अव्यवस्था, अव्यवस्था, सत्ता, प्रणाली। तो इसको हम क्या करेंगे? कहेंगे ये परिवर्तन, चेंजेस हम किस किस चीज़ में ला सकते हैं? किसी भी डिसऑर्गेनाइजेशन में, पावर में, अथॉरिटी में, गवर्नमेंट में, सिस्टम में। तो ये सिस्टम में हमें परिवर्तन कौन लाएगा? हम खुद लाएंगे। कोई भी व्यवस्था, ये प्रणाली जब हमें ठीक नहीं लगती है, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या करते हैं? उसमें परिवर्तन लाना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए हम क्या करते हैं? बहुत सारी डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, बहुत सारी चर्चा करते हैं, सबसे बातें करते हैं, डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन सामने नहीं आते। सामने आने में हमें क्या लगता है? डर लगता है। सामने आने में हमें डर लगता है। हम लोगों को सामने आके उन्हें जागरूक करें, हाँ, उन्हें अवेयर करें, उन्हें इन सब बातों के बारे में जानकारी दें, तब क्या होगा? लोगों का हमें सहयोग मिलेगा। जब लोग बढ़ेंगे तो क्या होगा? हमारे विद्रोह करने में, हमें रेवोल्यूशन लाने में आसानी होगी। जब हमारी सहनशीलता, हमारा पेशेंस समाप्त हो जाएगा, तब हम क्या होगा? तब मनुष्य बागी बनेगा ना, तब वो रिबेल करेगा। एक बागी, एक रिबेल बनता है। जब हम उनको अवेयरनेस देंगे, हम उनको जागरूक करेंगे, तभी वो हमारे साथ मिलकर ये क्रांति में लाने में हमें सहयोग देंगे। हमारा पेशेंस जब ख़त्म हो जाता है तो ये क्रांति आती है। कोई भी सामाजिक व्यवस्था ये सत्ता के खिलाफ होता है। सामाजिक व्यवस्था यानी सोसाइटी जो होती है, वो क्या होती है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ होती है। इसके फलस्वरूप ही क्रांति आती है। इसीलिए कहा जाता है कि क्रांति स्वयं नहीं आती है। असंतुष्ट समाज, जो अनहैप्पी सोसाइटी है, वहाँ वो उस वर्ग के लोग हैं, वही क्या करते हैं? एक सत्ता में परिवर्तन लाते हैं, क्रांति लाते हैं। आगे हम रसास्वादन की तरफ बढ़ते हैं। तो रसास्वादन में कवि की भावुकता और संवेदनशीलता को समझाते हुए चुनिंदा शेर का रसास्वादन करना है। कवि की भावुकता यानी सेंटिमेंट्स, उसके इमोशंस और सेंसिबिलिटी, संवेदनशीलता का मतलब संवेदनशीलता, सेंसिबिलिटी और इमोशंस को समझाते हुए हमें शेरों का, चुनिंदा शेरों का रसास्वादन करना है। आधुनिक गज़लकार कैलाश सेंगर द्वारा रचित चुनिंदा शेर नामक कविता, जो कि सूरज तुम्हारा है नामक गज़ल संग्रह से ली गई है। कवि ने मनुष्य की विवशताओं का वर्णन करते हुए उसे दूर करने की प्रेरणा हमें दी है। विवशताओं यानी उसकी, मनुष्य की जो हेल्पलेसनेस है, वो हेल्पलेस है, उसको उन्होंने यहाँ पर कवि ने डिस्क्राइब किया है। और हमें वो इंस्पायर कर रहा है। क्यों इंस्पायर कर रहा है? वो चाहता है कि हम इसको दूर करें। जो मनुष्य की, हमारी मैन की जो हेल्पलेसनेस है, उसे हमें खुद ही दूर करना है। तो इसलिए वो हमें इंस्पायर कर रहा है कि इंस्पायर हम हों और उसको दूर करने के लिए आगे आए। एक कॉमन मैन की जो मूड है, उसको वो यहाँ पर पॉइंट अप कर रहा है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कविता का? उस कविता का मुख्य उद्देश्य, ये जो गज़ल, ये जो शेर हैं, उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि एक कॉमन मैन की मनोदशा को वो पॉइंट अप कर रहा है। कवि का हृदय बड़ा ही भावुक है, वो बहुत ही सेंटी है और कैसा है? सेंसिबल है। इसलिए वो क्या कर रहा है? उन्होंने दुखी लोगों की स्थिति का वर्णन किया है। जो दुखी लोग हैं, उनकी कंडीशन को क्या है? बहुत ही टचिंग ढंग से उसने उसको डिस्क्राइब किया है। जो अनहैप्पी पीपल्स होते हैं, उनकी जो कंडीशन है, उस कंडीशन को बहुत ही टचिंग वे में यहाँ पर वो डिस्क्राइब कर रहा है। वो कहता है कि अब तो ईश्वर भी ऐसे लोगों की प्रार्थना नहीं सुनता है। ऐसे लोगों की यानी जो अनहैप्पी हैं, जो दुखी हैं, वो जो नीडी पीपल हैं, उनकी प्रार्थना ईश्वर भी नहीं सुन रहा है। गॉड भी उनकी प्रेयर्स को अनसुना कर रहा है। अगर वो अनसुना नहीं करता तो ऐसे मिजरेबल पीपल होते ही नहीं, उनको कुछ दुख होता ही नहीं, वो अनहैप्पी होते ही नहीं। कवि हमें मैसेज दे रहा है, कवि हमें कह रहा है, संदेश दे रहा है, एक मैसेज दे रहा है कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स का दूर स्वयं करना है। हमें अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, प्रिवेंशन स्वयं ही करना पड़ेगा। क्योंकि आज के युग में, आज का जो ये युग है ना,
इस युग में कोई भी दूसरों की मदद नहीं करता, उसकी हेल्प करने कोई सामने नहीं आता, क्योंकि सब अपने अपने काम में बिजी है। कोई किसी की हेल्प क्यों करेगा? तो हमारी संवेदनशीलता को जागृत करते हुए वो हमें क्या कह रहा है? वो हमें बता रहा है कि जैसे हम नदी को भी माता मानते हैं, वो हमारी सेंसिबिलिटी को जगा रहा है और कह रहा है कि हम नदी को माता तो मानते हैं, उसको पूजते हैं, लेकिन उसकी केयर नहीं करते, उसको क्लीन करने की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, जबकि हम उसमें लाशें फेंक देते हैं, उसको गंदा कर देते हैं। तो ऐसे ही हर इंसान की जब सहन करने की एक क्या होती है, एक क्षमता होती है, एक लिमिट होती है, जब तक कि एक इंसान किसी को भी टॉलरेट कर सकता है। कोई भी चीज़ को एक लिमिट समय तक ही आप एक अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही उसको टॉलरेट कर सकते हैं। और जब तक आपका पेशेंस आपका साथ दे, जब आपका पेशेंस आपका साथ नहीं देता है, तब क्या होती है? क्रांति आती है, तब चेंजेस लाना इंसान चाहता है। और एक तरफ इन चेंजेस लाना चाहता है तो दूसरी तरफ क्या करता है? वो हमारी जो बेटियां हैं उनको क्या समझते हैं? पराया धन समझते हैं। ठीक है, पराया धन समझते हैं, उनको एक आउटसाइडर समझाया जाता है कि वो एक आउटसाइडर्स हैं, उनको पराया धन समझते हैं, आउटसाइडर समझते हैं। तो पोएट चाहता है, गज़लकार चाहता है कि आप ऐसा ना समझें, वो भी हमारी अपनी ही है। और दूसरी तरफ वो इतना इमोशंस उसके अंदर है कि वो एक मज़दूर की मौत को देखता है ना तो सेंटी हो उठता है, क्योंकि हर इंसान के जीवन की एक क्या होती है? कीमत होती है, लाइफ की एक प्राइस होती है, हर इंसान की लाइफ की प्राइस है, हर इंसान के जीवन की क्या है? अपनी एक कीमत होती है। अब देखते हैं, ये जो गज़ल है ये उर्दू कविता की सबसे पॉपुलर विधा है। सबसे पॉपुलर विधा क्या है उर्दू में? गज़ल। और इसमें क्या होता है? इसमें शेर व शायरी है ना, उनकी बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है, उनकी अहम भूमिका होती है। उर्दू के शब्दों के प्रयोग से गज़ल में क्या हुए हैं? एकदम चार चांद लग गए हैं, बहुत ही अच्छी लगने लगी है। और रिदमात्मक लयात्मक है ना, रिदम के शब्दों, रिदम के वर्ड्स को उपयोग करके इसे हम गा भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा रसास्वाद समाप्त होता है। आगे हम बढ़ते हैं साहित्य संबंधी जानकारी की तरफ। तो कैलाश सेंगर जी की प्रसिद्ध रचनाओं के नाम क्या थे? सूरज तुम्हारा है गज़ल संग्रह है, यहाँ आदमी नहीं जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतज़ार ये कहानी संग्रह है, अभी रात बाकी है ये अनुदित साहित्य है। आगे बढ़ते हैं, गज़ल इस भाषा का लोकप्रिय काव्य प्रकार है, ये तो उर्दू भाषा का लोकप्रिय काव्य प्रकार है। आगे हम चलते हैं, कोष्टक में दी गई सूचनाओं के अनुसार काल परिवर्तन करके फिर से वाक्य लिखिए। तो आंसर मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखे हैं, आपको क्वेश्चंस मैं टेक्स्ट बुक से बता देती हूँ। पहला है, मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है, इसको हमें प्रश्नार्थक वाक्य में बनाना है। ठीक है, प्रश्न क्या है? कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करने हैं। क्वेश्चन है, कोष्टक में दी गई सूचनाओं के अनुसार आपको काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखने हैं। एक एक क्षण आपको भेंट कर देता हूँ, यह है सामान्य भविष्य काल में बताना है। एक एक क्षण आपको भेंट कर देता हूँ, सामान्य भविष्य काल बनाना है। तो एक एक क्षण आपको भेंट करूँगा। दूसरा है, बैजू का लहू सूख गया है, ये सामान्य भूतकाल में बदलना है। तो बैजू का लहू सूख गया। थर्ड है, मन बहुत दुखी हुआ था, ये अपूर्ण भूतकाल में बनाना है। तो मन बहुत दुखी हो रहा था। अब आ जाइए फोर्थ, पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा, ये पूर्ण भूतकाल में बनाना है। तो पढ़ लिख कर नौकरी कर चुका था। फिफ्थ है, यात्रा की तिथि भी आ गई, सामान्य वर्तमान काल में बदलना है इसे, यात्रा की तिथि भी आ जाती है। सिक्स्थ वन है, मैं पता लगा कर आता हूँ, सामान्य भविष्य काल। तो इसको हमने चेंज किया है, मैं पता लगा कर आऊँगा। आगे बढ़ते हैं सेवेंथ की तरफ। गर्ग साहब ने अपने वचन का पालन किया, ये सामान्य भविष्यकाल है, गर्ग साहब अपने वचन का पालन करेंगे। एट्थ है, मौसी कुछ नहीं बोल रही थी, अपूर्ण वर्तमान काल में बदलना है, मौसी कुछ नहीं बोल रही हैं। अब आते हैं, पूर्ण भूतकाल करना है, सुधारक आते हैं, सुधारक आ चुके थे। अब 10वां है, प्रकाश उसमें समा जाता है, सामान्य भूतकाल है, तो प्रकाश उसमें समा गया। यही के अब यहीं पर हमारी जो एक्सरसाइज है
चैप्टर 9 से रिलेटेड वो समाप्त होती है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा भी मैंने 12th स्टैंडर्ड से रिलेटेड चैप्टर्स की वीडियो अपलोड कर दी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू।